हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है इसमें कि जो कोहल वर्ग थे इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया। तो आप लोग क्या बताएंगे। तो जो ये कोहल वर्ग थे इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया था इन्होंने? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कोहल वर्ग के बारे में। कोहल वर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो सबसे ज़्यादा पेपर में सीटेट में पूछा जाता है कि कोहल वर्ग कहाँ के निवासी थे। तो कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो ये पूछा जाता है कि कोहल वर्ग ने किसका सिद्धांत दिया था। तो नैतिकता का सिद्धांत दिया था और नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। आई होप आप लोग सब इतना समझ लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर है इसमें नैतिकता। फिर इसमें बताया ना नैतिक विकास का सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं नैतिकता किसे कहते हैं। तो नैतिकता को अंग्रेजी में मोरालिटी बोलते हैं। तो इसमें है कि यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। सही और गलत की पहचान होती है, ठीक है। फिर जैसे सही और गलत कैसा है कि पहचान होती है। चलिए मैं आपको पहले पढ़ा दूँ फिर समझाती हूँ। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। तो देखिए अब कैसे ये है इसमें। तो देखो सामाजिक परिवेश से, है ना, ये देखो बता रहा है ना, सामाजिक परिवेश से नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। देखिए कैसे जानता है। सबसे पहले कि सही और गलत ये समझना हमें कैसे। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप अगर आपका बच्चा उनको देख कर नमस्ते कर लेता है। क्या कर लेता है? नमस्ते। तो ये सही है। और अगर उसने नमस्ते नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा। तो ये सही और गलत है। तो बच्चा जो होता है अपने समय मतलब आस पड़ोस से हो गया और अपने परिवार से हो गया। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। आस पड़ोस हो गया, परिवार हो गया, समाज हो गया, यहाँ से सीखता है। तो जैसे कि जैसे कोई आए घर में, बच्चे ने नमस्ते कर लिया तो आप उसे शाबाशी दीजिए तो समझ जाता है कि मैंने बिल्कुल सही किया। और वहीं पे मतलब आपका बच्चा कहीं गए और उसने चोरी कर लिया तो आप तो उसको तुरंत डांट देते हैं। तो बच्चा समझ जाता है कि मैंने कोई गलती कर दी। तो ये है कि मतलब ये नैतिकता जो होती है सही और गलत की पहचान होती है। चलिए ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब आती है इसमें हिंज की कहानी। अब आप हिंज की कहानी आपको चलिए बताते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हिंज की कहानी है तो इसमें क्या है, हिंज नाम का एक व्यक्ति था। उसकी वाइफ बीमार थी। उसकी जो वाइफ थी वो बीमार थी और मतलब डॉक्टर ने उसे ये दवा खरीदने के लिए बोला था, ठीक है। पर मतलब वो जो डॉक्टर था उसने एक्सपेरिमेंट किया था, उसी के पास बस दवा थी लेकिन इस हिंज के पास पैसे नहीं थे। अगर वह चोरी कर लेगा तो ये गलत काम होगा, अगर वह चोरी नहीं कर लेगा तो उसकी वाइफ की जान चली जाएगी क्योंकि दवाई बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी मुझे बताइए कि उसे क्या करना चाहिए। तो कोई बोलेगा उसे चोरी कर लेनी चाहिए, अब कोई बोलेगा उसे चोरी नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्राइम बढ़ जाएंगे चोरी करने से, है ना। आप सभी लोग यही बोलेंगे ना। तो चलिए आगे देखते हैं। नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा, ठीक है। नैतिक दुविधा को मोरल डिलेमा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति को नैतिक दुविधा यानी मोरल डिलेमा कहते हैं। मतलब वो सोच रहा है कि अगर मैं चोरी कर लूँगा तो यह गलत होगा और अगर मैं चोरी नहीं करूँगा तो मेरी वाइफ की जान चली जाएगी। तो सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। तो एग्जाम्पल है, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और अगर नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। फिर क्या है, उसने नैतिक तर्क मोरल रीजनिंग। तो इसमें क्या है कि सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। तो क्या होगा कि मतलब जब हमारे पास दो ऑप्शन है सही और गलत, तो उसमें डिसीजन लेने में शामिल होने की जो प्रक्रिया वही नैतिक तर्कना या मोरल रीजनिंग कहलाती है। तो मतलब जो हिंज ने उसने चोरी को चुना क्योंकि जानता था कि अगर मैं चुरा लूँगा तो मेरी वाइफ की जान बच जाए, इसीलिए उसने चोरी को सोचा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो तीसरी में है कि कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 सिद्धांत बताए थे। ये 3 सिद्धांत के अंदर 2-2 स्टेज हैं, समझ गए। तो कुछ 6
तय हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते। सबसे पहले आता है नैतिक विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया, लेकिन दो अवस्थाओं को एक साथ रखकर उनके 3 स्तर बना दिए। ये 3 स्तर निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं अब। सबसे पहले है प्राक रूढ़िवादिता। ये हो गए। तो रूढ़िगत पहला नंबर है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो लेवल प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? पहला नंबर पे है आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, स्टेज ऑफ ईगो। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, लेवल कन्वेंशनल मोरालिटी। तो इसमें है पहले नंबर पे इसमें प्रशंसा की अवस्था है। दूसरा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। चलिए तीसरा देखते हैं, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो इसमें क्या होता है? सामाजिक समझौते की अवस्था, विवेक की अवस्था। तो चलिए अब हम पहला पढ़ते हैं। तो इसमें है कि प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर हमारा फर्स्ट लेवल है, लेवल प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। तो जब बालक किसी बाहरी तत्व या किसी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अथवा अनैतिक मानता है, तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कही जाती है। इसके अंतर्गत 2 अवस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी अवस्था आती है? आज्ञा एवं दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था। तो ये है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। तो कोहल वर्ग के अनुसार इस अवस्था में बच्चे का चिंतन दंड से प्रभावित होता है। परिवार के सभी सदस्य बच्चे को कुछ कार्य करने के आदेश देते रहते हैं। इन आदेशों का पालन न करने पर बच्चों को दंडित किया जाता है। इसलिए बच्चा ये सोचता है कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना अनिवार्य है, अर्थात आज्ञाओं का पालन इसीलिए करता है कि वह दंडित न हो। इस प्रकार नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में दंड को ही बच्चे की नैतिकता का मुख्य आधार माना जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अब कोई भी घर में आया, अगर बच्चे ने उसे नमस्ते कर लिया तो उसको शाबाशी मिलेगी। अगर उसने नमस्ते नहीं किया तो उसको डांट मिलेगी, मार मिलेगी। इसीलिए वह दंड से बचने के लिए तुरंत क्या करता है, जो भी उसके आस पड़ोस के जो भी लोग आते हैं, जो भी उनसे बड़े होते हैं, उन्हें तुरंत वो नमस्ते करता है कि नहीं करता है? तो यही होती है स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। चलिए अब हम अगली स्टेज देखते हैं। दूसरी है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। इस अवस्था को जैसे कि तैसी अवस्था भी कहा जा सकता है, टिप और टॉप। इस अवस्था में आकर बच्चे के चिंतन का स्वरूप जो होता है वो बदल जाता है। जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, वह परिपक्व होता है, तो वह अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने लगता है और उसके द्वारा उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह झूठ बोलता है। अगर भूख लगी है तो चुरा कर वह कुछ खा लेता है। तो वह इन क्रियाओं को नैतिक आचरण ही समझता है। नैतिक विकास की इस अवस्था का आधार बालक का अहंकार ईगो होता है। जैसे क्या होता है, जैसे बच्चे को किसी ने मारा तो वह भी उसको मारेगा। इसमें अवस्था में क्या होता है कि जैसे को तैसा, जैसा बच्चा देखता है सुनता है वैसा वह आचरण करता है। तो इसमें ईगो की भावना रहती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो ये दूसरा नंबर है। इस स्तर की भी 2 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया। सबसे पहले आता है प्रशंसा की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चों से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिनके लिए परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रशंसा की अवस्था होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो लड़का होता है इस अवस्था में वो गुड बॉय बनना चाहती है, जो लड़की होती है वो गुड गर्ल बन के रहना चाहती है, ताकि उनकी सभी स्कूल, कॉलेज और आस पड़ोस में सभी लोग क्या है प्रशंसा करें। समझ रहे हैं? तो इस अवस्था में क्या होता है कि जो बॉय होते हैं वो गुड बॉय बन के रहने लगते हैं और लड़कियां गुड गर्ल बनने लगती हैं। तो
ताकि उन्हें अधिक से अधिक प्रशंसा मिले, उनकी लोग तारीफ करें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। इसमें क्या होता है कि कोहलबर्ग के अनुसार समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है। अब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। इस अवस्था में पहुंचकर स्वयं यह समझने लगता है कि समाज नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक कहता है। तो वह समझ जाता है, पहले वो क्या होता है कि वो प्रशंसा पाने के लिए मतलब करता है, लेकिन इस स्टेज में समझ जाता है कि जो मतलब वो लक्ष्य मानने लगता है। इस अवस्था में को बस मतलब स्वयं यह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य, अगर समाज के नियम के विरुद्ध कोई वह कार्य करेगा तो वह अनैतिक है, और समाज के नियम के अंदर रह कर कोई कार्य करेगा तो वह नैतिक है। तो उसके अंदर ये भावना भी जागने लगती है। इसी में बच्चा क्या होता है कि अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड नंबर आता है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो इसमें क्या होता है, इसकी भी दो अवस्था में बांटा गया है। तो पहला आता है इसमें सामाजिक समझौते की अवस्था। तो इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति को नैतिक चिंतन की दशा में पर्याप्त परिवर्तन आ जाते हैं। जब व्यक्ति परस्पर लेन देन में विश्वास करने लगता है, इसमें क्या होता है, बच्चा होता है लेन देन में विश्वास करने लगता है। व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौता होता है। व्यक्ति यह मानने लगता है कि व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति होते हैं वो समाज के नियमों का पालन करने पे विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि जो मतलब वो ये जानने लगते हैं कि जो समाज हमारे लिए नियम बनाएगा वो बहुत ठीक बनाएगा, बहुत सही बनाएगा, हमारे हित के लिए बनाएगा। वो हमारा दायित्व बनता है, हाँ, कि हम समाज के नियमों का पालन करें। अगर व्यक्ति समाज के सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता तो व्यक्ति व समाज के बीच का समझौता टूट जाता है। अतः अपने नियमों, परंपराओं, कानूनों के द्वारा समाज व्यक्ति को स्वतंत्रता, अधिकार और सुरक्षा देता है। अतः ऐसे नियमों का उल्लंघन अनैतिकता माना जाता है। तो आप सभी लोग समझो, इस अवस्था में आते आते बच्चे क्या होता है कि लेन देन में उसको विश्वास हो जाता है। वह समझ जाता है कि जो समाज हमारे लिए नियम और कानून बनाएगा वो हमारे हितों के लिए बनाएगा, हमारी रक्षा के लिए बनाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब लास्ट स्टेज है इसकी, विकास की अवस्था। तो इसमें क्या होता है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की छठी व अंतिम अवस्था यही होती है, क्योंकि इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति नैतिकता के बारे में अपना दृष्टिकोण भी विकसित कर लेता है। व्यक्ति में विवेक पैदा हो जाता है। व्यक्ति के अब अच्छे, बुरे, उचित, अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं। अब व्यक्ति के नैतिक विकास का एकमात्र आधार विवेक ही बन जाता है। अब इस अवस्था में व्यक्ति नियमों का पालन स्वयं के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर करने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अब नियमों की वैधता को भी चुनौती देने लगता है, क्योंकि वे नियम उसके विवेक से मेल नहीं खाते। अब व्यक्ति केवल विवेक के आधार पर ही जीवित रहने का आदी हो जाता है। अब व्यक्ति के लिए वही आचरण नैतिक होगा जो स्वयं के विवेक का समर्थन प्राप्त कर लेगा। तो इसमें क्या होगा, उसको समझ में आ गया कि मतलब वो समझ जाता है कि मतलब जो समाज ने नियम बनाए हैं उनसे बढ़ के भी कोई है। मतलब जैसे हिंज की कहानी समझ लेते, अगर वो चोरी नहीं करेगा तो उसकी वाइफ मर जाएगा, चोरी कर लेगा तो पुलिस पकड़ लेती है, इसलिए वो नियमों को उल्लंघन कर देता है कि नियमों को उल्लंघन हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन उसकी बीवी बच जाएगी। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कोहलबर्ग के सिद्धांत। तो चलिए, अगर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।